हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ। इसमें हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, दैट इज क्वांटिजेंट एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यानी कि इस चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट में अच्छे से पढ़ लिया। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे। ठीक है, देखो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उसका रीजन है कि इसमें आप अगर आपको क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये एग्जामिनर को भी चीज पता होती है। सो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसके ऊपर सेक्शन नंबर 68 से 72 तक लगता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, व्हाट इज अ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या भैया? अ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। बस यहीं पर बात आ गई कि ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये लॉ इंपोज करता है। तो सर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ इंपोज करता है, ऑब्लिगेशन है हमारा, और एक रियल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपने जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कर रहे हैं, अगर लेक्चर नंबर फर्स्ट से लगाकर यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से लगाकर अभी तक कंटिन्यू देखे हैं मेरे, तो अभी जो मैं बताऊंगा वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ओके जी, ठीक। तो देखिए भाई, जो रियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें पता है क्या होता है? ऑफर होता है जो ऑफरर करता है, ऑफरी जो होता है उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, और उन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस बन जाता है। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है, फिर उसमें अगर वैलिड कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और अगर वो एग्रीमेंट लॉफुली अगर एनफोर्स हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अगर उसमें एनफोर्सिबिलिटी हो एग्रीमेंट के अंदर। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था हमने, है ना? तो ये होता है रियल कॉन्ट्रैक्ट। और जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमें कोई कोर्ट या लॉ इंपोज करता है। ये जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, इसमें कोई ऑफर नहीं होता, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता, ना ऑफर होता है ना ऑफरी होता है। तो ना ऑफर हुआ, ना एक्सेप्टेंस हुआ, ना प्रॉमिस हुआ, तो इसके बिना ही जो कोर्ट है या जो लॉ है वो इंपोज करता है हम पर। इसमें क्या होता है, कभी लॉ देखता है, कोर्ट देखता है, कानून को लगता है कि किसी के साथ कुछ अनजस्टिस हो रहा है, तो उस केस के अंदर कानून, कोर्ट, लॉ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट को इंपोज कर देता है, जहां पर ऑफर और एक्सेप्टेंस यानी कि वो रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन उसको भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अब जो मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा। देखो, नो ऑफर, कोई ऑफर नहीं, नो एक्सेप्टेंस, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, बट द लॉ ट्रीट्स एज अ सिचुएशन। लॉ ऐसी एक सिचुएशन हमें बताता है कि इस सिचुएशन के अंदर अ कॉन्ट्रैक्ट existed to prevent someone unjustly enriching themselves at another's expense। ओके जी, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ऐसे क्या होता है, इक्विटी, फेयरनेस, है ना, ये बना रहता है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इस केस के अंदर होता है। एक मैं क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, आपको याद भी रहेगा। हमारे आस पड़ोस में तो बहुत सारे घर होते ही हैं, हमारे मतलब पड़ोसी तो होती है, नेबर्स तो होती हैं। अब उस केस में मान लेते हैं आपके पड़ोस में है, और जो घर है उनकी जो छत है वो खराब है, और बारिश के टाइम क्या होता है, उस छत से पानी उनके घर में तो जाता ही जाता है, हमारे घर में यानी कि आपके घर में भी आ जाता है। इस वजह से हमारे घर की जो दीवारें वगैरह है उनमें सीलन आ रही है, दीवारें खराब हो रही है। हम हमारे पड़ोसी को कई बार बोल चुके हैं, भैया कि आपके जो घर है, मकान है, हाउस है, इसकी छत सही करवा दो, इसका पानी हमारे घर में भी आ रहा है, लेकिन वो बंदा करवा ही नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, हमारा जो नुकसान हो रहा था, हमारे घर में जो पानी आ रहा था, हमारी दीवारों में जो सीलन आ रहा था, उससे बचने के लिए हमने पड़ोसी के घर पे अपने पैसों से, हमने अपने पैसों से अपने पड़ोसी के घर की छत की रिपेयरिंग करवा दी, उसको सही करवा दिया। अब ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम लीगली, हमें लॉ अलाउ करता है कि हम पड़ोसी से पैसा वसूल कर सकते हैं जो उसकी छत को सही करवाने में लगा है। ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर कोई ऑफर, हमने कोई ऑफर नहीं दिया, पड़ोसी ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, कोई प्रॉमिस नहीं था, कोई यहां पर वैलिड कंसिडरेशन भी नहीं था, लेकिन लॉ बोलता है बिल्कुल आप कर सकते हो ऐसा, उससे आप पैसा वसूल करोगे जो भी खर्च हुआ है। ओके जी, क्योंकि उसमें आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा था और उसका बेनिफिट उसको मिला है। ओके जी, ठीक। कुछ सिचुएशंस है यहां पर, इन सिचुएशंस के अंदर आपको क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट भर भर के देखने को मिलेगा। जैसे एक है आपका
नेसेसरी सप्लाई टू द पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, सेक्शन नंबर 68। जाना पहचाना लगेगा आपको, पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो किन किन पर्सन्स में होती है, तो वहां पर भी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, है ना, कन्विक्ट नहीं होना चाहिए। ये वाला चैप्टर हमने अच्छे से किया था, है ना। तो उसमें एक था कि अगर कोई बंदा माइनर है, कोई अवयस्क है, 18 साल से कम उम्र का है, लड़का है ना, मतलब वो अभी तक मेजर नहीं हुआ है, 18 साल से कम का है तो माइनर है, तो हमें हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, धर्मोदास वाला, है ना, घोष वाला हमने केस भी पढ़ा था कि उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड माना जाएगा, और अगर आपने कुछ भी माइनर को दे दिया तो आप उसे वापस रिकवर भी नहीं कर सकते, है ना। बट वहां पर एक एक्सेप्शन था, आपको याद हो तो। एक्सेप्शन ये था कि अगर माइनर की नेसेसिटी के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए, जो जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें हैं, उसका अगर आप उसको कुछ सप्लाई कर देते हैं तो वहां पर क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब माइनर से तो रिकवरी नहीं कर सकते, लेकिन माइनर की जो प्रॉपर्टी है उससे रिकवरी कर सकते हैं। तो ये रिकवरी कर सकते हैं, ये जो एक्सेप्शन था जो हमने वहां पर पढ़ा था वो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, अगर आप कुछ लग्जरियस चीज, आईफोन बेच दिया उसको, या फिर आपने कोई और कुछ लग्जरियस कार बेच दी उसको, तो उस केस के अंदर आप रिकवरी नहीं कर सकते। या उसने आपको कार बेच दी, माइनर ने आपको कार बेच दी, आपने 1 लाख रुपए उसको एडवांस दे दिए, अब आपको पता चला वो माइनर है, तो आप 1 लाख रुपए उससे रिकवर ना उससे कर सकते ना उसकी प्रॉपर्टी से कर सकते। वो गए, क्योंकि वो माइनर था, आपको उससे कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं था, वो वाइड हो गया। बट अगर आप उसको उसकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए कुछ फूड वगैरह, है ना, एजुकेशन के लिए कुछ, ये अगर सप्लाई कर रहे हैं तो आप माइनर से रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से कर सकते। ये हमें बताता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फर्स्ट वाला वही था, पूरा का पूरा वही। इफ यू सप्लाई necessaries to a person who cannot contract minor, lunatic, or to someone whom that incapable person is legally bound to support, you can claim reimbursement। तो आप क्लेम कर सकते हैं रिम्बर्समेंट, लेकिन सप्लाई कौन सी होनी चाहिए? नेसेसरीज वाली होनी चाहिए। आप उससे रिकवरी नहीं कर सकते, उससे रिवर्समेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से कर सकते। ओके, पर्सनली नहीं कर सकते, है ना। ओके जी, ठीक। अब नेसेसरी मस्ट बी सूटेड फॉर द कंडीशन ऑफ लाइफ, ये होना चाहिए। सप्लायर कैन रिकवर फ्रॉम द इनकेपेबल पर्सन्स प्रॉपर्टी। ओके, अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं, आप कर लेना। हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और कैसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक तो ये हो गया। सेकंड है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अब यहां पर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, फिर ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंटरेस्टेड पर्सन क्या होता है? जैसे ये ए है मिस्टर, ठीक है, और ये है बी। मिस्टर बी के पास में कोई लैंड पड़ी थी, ठीक है, उसको हमने लीज पे ले लिया, ए ने ले लिया उसको लीज पे, ठीक है, और लीज रेंट का पेमेंट टाइम टू टाइम मिस्टर बी को करना है। अब मिस्टर बी ने क्या किया, यहां पर मिस्टर बी ने क्या किया, गवर्नमेंट जो है उसकी कोई ड्यूज थी, यानी कि गवर्नमेंट मिस्टर बी से पैसा मांगती थी और मिस्टर बी उसको पे नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिस्टर बी की जो लैंड है उसको नीलाम करने के लिए बोली लगाने का नोटिस आ गया। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि मिस्टर बी की जो लैंड है, जो मिस्टर ए के पास लीज के रूप में पड़ी है, गवर्नमेंट उसको बेच देगी और उसे अपना रिकवर कर लेगी, जो भी गवर्नमेंट उससे पैसा मांगती है, कोई रेवेन्यू वगैरह, टैक्स वगैरह। ठीक है, अब यहां पर मिस्टर ए पे सीधा डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है कि अगर ये लैंड गई तो इसके भी पूरा का पूरा काम रुक जाएगा। तो मिस्टर ए ने क्या किया, गवर्नमेंट को पे कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ बी। पेमेंट गवर्नमेंट को बी को करना था, क्योंकि गवर्नमेंट बी से पैसा मांगती थी, लेकिन जितना पैसा मांगती थी वो ए ने पे कर दिया, ताकि वो गवर्नमेंट जो है लैंड को जो है इसके पास में ही रहे, वो लैंड को बेचे नहीं, या जो भी है उसे रिकवरी ना करे। अब ए ने जो पेमेंट किया गवर्नमेंट को, करना बी को था, लेकिन ए ने कर दिया लैंड को बचाने के लिए, उसके पास में लीज में पड़ी रहे, उसका बिजनेस बंद ना हो, उस पर्पज से। तो इस केस के अंदर ए ने जो भी गवर्नमेंट को पे कर दिया है, जो कि बी को करना था, वो ए बी से रिकवर कर सकता है। ये भी एक क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि ए और बी के बारे में उससे रिलेटेड कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं था।
आया, ठीक। तो ये इंटरेस्टेड पर्सन होता है। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशंस फॉर पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूड्स एक्ट। क्या है ये, देखिए आइए समझते हैं। If a person X lawful does something for person Y, not intending as a gift, and Y enjoy the benefit, then Y must compensate X or restore the benefit. देखो भाई, X जो है उसने क्या किया, lawful does something for person Y, lawfully X ने Y के लिए कुछ काम किया या कुछ उसको गुड्स दे दिया, कोई प्रोडक्ट दे दिया। वाई नॉट इंटेंडिंग एज अ गिफ्ट, वाई को पता है कि एक्स ने जो मुझे दिया है वो गिफ्ट नहीं है। और देखो एक्स ने कोई प्रोडक्ट, कोई है ना गैजेट या कुछ भी, मान लेते हैं एक्स ने जो है वो लैपटॉप दे दिया वाई को, और वाई को पता है कि एक्स ने गिफ्ट नहीं दिया है और वाई उसको बिल्कुल यूज कर रहा है अच्छे से। तो इस केस के अंदर क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट आएगा और बोला जाएगा कि हाँ भाई, वाई को इसके बदले में जो एक्स है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी उसने उस प्रोडक्ट को यूज किया है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो गिफ्ट नहीं था। तो ये होते हैं हमारे ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट, वो एंजॉय कर रहा है बेनिफिट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, एक क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया। नेक्स्ट आता है फाइंडर ऑफ गुड्स। ये तो बहुत ईजी हो गया, फाइंडर ऑफ गुड्स बहुत ईजी हो गया। आप जा रहे थे कहीं रास्ते में, आपको कोई पर्स मिल गया, ठीक है, और उसके अंदर 5,000 रुपए भी थे। आपने क्या किया, उस पैसे को अपना मान के खर्च कर लिया, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर आपने अगर खर्च किया है, तो अगर वो मांगने आ गया, जिसका पर्स है उसको पता चल गया, सीसीटीवी कैमरा में देख लिया कि आप लेके गए थे, तो वो आपसे रिकवर करेगा और आपको उसको पे करने पड़ेंगे, ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ओके। अ पर्सन हुम फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, है ना, किसी को गुड्स मिल जाता है जो किसी और का है, एंड टेक्स कस्टडी ऑफ देम, और वो उसकी कस्टडी भी ले लेता है, और ट्रीटेड लाइक एज अ बेली, और अपने आप को बेली की तरह ट्रीट करता है। ही मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबल केयर, उसको उस गुड्स की रेस्पॉन्सिबल केयर करनी पड़ेगी जो किसी और का, और आपको मिल गया और आपने उसको कस्टडी ले लिया। रिटर्न देम टू द ऑनर व्हेन फाउंड, और जब भी वो ऑनर मिले उसको वापस लौटाना। ये अब आप बोलोगे सर ये तो मुझे मिला है, मैं, अरे ये है ना लॉ बना हुआ है, एक्ट बना हुआ, ये बोल रहा है। तो आपको भी कोई भी अगर चीज मिल जाए ना, तो उसको रखो अपनी कस्टडी में, उसको यूज मत करो, और जो उसका ओनर है ना उसको ढूंढो और वापस करो। वैसी कॉन्ट्रैक्ट है भैया, ये खर्च मत कर देना, ओके जी। नेक्स्ट आता है मनी पेड और गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोरिजन। देखो मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, जोमेटो, ठीक है, जोमेटो बॉय आया, आपके गुड्स घर पे जो है पिज्जा डिलीवर करके चला गया। आप अकेले थे घर में, आपने तो ऑर्डर किया ही नहीं, तो आपको लौटाना था ना उसको कि मैंने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन आपने ऑर्डर ले लिया, कैश ऑन सॉरी ऑनलाइन पेमेंट हुआ था उस ऑर्डर का, आपने लिया, पिज्जा खा लिया। तो इस केस के अंदर वो जोमेटो बॉय बाय मिस्टेक, डिलीवरी बॉय बाय मिस्टेक आपके यहाँ डिलीवर करके गया है, तो इस केस के अंदर वो जिस बंदे का गुड्स था आपको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा है मनी पेड, या तो मनी हो सकता है ना, जैसे आपके फोन पे सब कल यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई यूज करते हैं, किसी ने आपको गलती से फोन पे कर दिया, गलती से एक नंबर इधर उधर हो गया, बाई चांस कर दिया, तो आपको उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, भाई मिस्टेक हो गया है। तो ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है कि उसको भेज वापस सेंड कर दो, आप उसको ये नहीं बोल सकते तूने कैसे कर दिया, वो जो देख लेना, तो वो चला जाएगा। और ये देखो ये एक्ट क्या बोलता है, बाय मिस्टेक अगर मनी आ गई है तो ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसको वापस कर दो, ओके। भले या ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह प्रॉमिस कुछ भी नहीं था, लेकिन भेजना पड़ेगा अब, तो है ना। मनी पेड और गुड्स डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर को रीजन, या किसी दबाव में हो गया है ना, डांट, किसी ने आप आए आपको डरा धमका के किसी को पेमेंट करवा दिया, अब उस समय तो आपने जान बचाने के लिए किसी को पेमेंट कर दिया, बाद में जाके उससे रिकवर कर सकते हो, केस कर सकते हो कि भैया इसके दबाव के कारण मैंने पे किया। A person who receive money, goods by mistake or under a coercion must repay and return that. ओके जी, ये 5 सिचुएशंस थी आपके क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। इसके अंदर कोई ऑफर, कोई एक्सेप्टेंस, कोई प्रॉमिस वगैरह नहीं होता है, लेकिन बाय लॉ, है ना, कोर्ट लॉ, कानून आपको बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके अंदर सामने वाले को रिम्बर्समेंट आपको करना पड़ेगा।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।